अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमए के एडमिशन्स के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने एमए के एडमिशन्स अनाउंस किए हैं। अब जो मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनकी डिग्री ऐसी है कि वो एलिजिबल नहीं है। जिस तरह एग्रीकल्चर वाले हैं, जिस तरह ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले हैं, जिस तरह फूड साइंस वाले हैं, जिस तरह डीवीएम वाले हैं, और भी डिग्रीज हैं। डीपीटी डीपीटी वाले भी जो है वो लेक्चरर तो बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी डिग्री उन्हें अलाउ नहीं करती क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। अगर आप अपनी एच एंड डी की डिग्री के बाद, या एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद, फूड साइंस की डिग्री के बाद, या आप डीवीएम के बाद, डीपीटी के बाद, फार्म डी के बाद, या कोई भी 4 साल या 2 साल बैचलर्स की डिग्री है, उसके बाद अगर आप एमए करते हो तो फिर आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एग्रीकल्चर की थी, लेकिन मैंने बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस किया, तो मैं लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं एजुकेटर के लिए भी एलिजिबल हूँ। क्योंकि आपने जब एमए की बेस पे अप्लाई करना है ना पीपीएससी में, तो एमए की बेस के ऊपर आपका अप्लाई करना जो है वो आपको लेक्चरर के लिए एलिजिबल कर देता है। ठीक है, तो मैं अब एलिजिबल हूँ लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल टीचर में भी अप्लाई करने के लिए मैं अब एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने एक मास्टर्स किया है, एक एमए किया है उस सब्जेक्ट के अंदर जो मुझे लेक्चरर में एलिजिबल करता है। तो अगर आपने बैचलर्स की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो अब आप एमए करना है और आपने हो जाना। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि एमए 2 साल का होगा, हमारे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 साल हमें कहीं जाना पड़ेगा, क्लासेस लेना पड़ेंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में देखे, मैंने 2022 में एडमिशन भेजा था, जुलाई 2022 में। सिर्फ आपने एडमिशन भेज देना है और जाके पेपर दे देने हैं। हर जिले के अंदर टेस्ट सेंटर बनता है। ठीक है, एग्जाम सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। शेखुपुरा में बना था, फैसलाबाद में बना था, जंग में भी बना था। पूरे पंजाब के जितने 36 जिले हैं, हर जिले के अंदर बनता है। तो आपके जो पेपर है वो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे। ठीक है, या आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। यानी जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो अपने उस शहर में भी दे सकती हैं। ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब एमए में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? वो है बैचलर्स डिग्री। एमए में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर्स कर ली है, यानी जिन्होंने 2 साल या 4 साल बैचलर्स कर ली है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ, ठीक है, जीसीयू लाहौर से मैं एमफिल कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। अब मैं किस डिग्री की बेस पे मैं एमफिल कर रहा हूँ जी पॉलिटिकल साइंस में? वो अपने एमए पॉलिटिकल साइंस की बेस पे। यानी इट मीन्स कि मैंने जो एग्रीकल्चर के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस किया वो वैलिड है, वो लिजिटमेट है। उसकी लिजिटमेसी इस बात से साबित हो रही है कि मुझे एमफिल पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया, वो भी जीसीयू लाहौर के अंदर। यानी अगर अग्रेरियन जो है या फूड साइंस वाला एचएनडी वाला एमए कर लेता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लेक्चर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अब जिन लोगों की बैचलर्स डिग्री 2 साल या 4 साल जो है वो 2021 में एंड हुई है, पहले मैं उनका बताऊंगा। जो एमए के तो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट वन होता है, एक पार्ट टू होता है। तो जिन लोगों की 2021 तक बैचलर्स हुई है, वो लोग एमए कंपोजिट के पेपर दे सकते हैं। मैं जरा खोल लेता हूँ जी, पूरा आपको समझाता हूँ कि पार्ट वन के किसके पेपर होंगे और पार्ट टू के किसके होंगे।
मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। तो मैंने लिखा सरगोदा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स 2023, और यहाँ पे जो पहला लिंक आया एडमिशन स्केजुअल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास आएगा एडमिशन स्केजुअल, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस लेक्चरर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, किस किस लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल होंगे, कौन सा एमए करेंगे तो किस लेक्चरर के लिए एलिजिबल होंगे, और सारा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यूनिवर्सिटी सरगोदा की वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। बड़ी सुस्त वेबसाइट है, इतना टाइम लगा रही है। चलें जी, हो ही जाएगी ओपन। हो जाओ ओपन। हो रही है जी ओपन। उम्मीद है कि हो ही जाएगी ओपन। पहले अच्छी वाली ओपन हुई पड़ी थी, और मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बैग गया हूँ, और वहीं पे जो है ना मैं बंद करके बैठ गया। तो अब जो है ना हो रही है ओपन, बस ये हो जाए। मुझे तो वैसे एमए करने का फायदा ही हुआ है। एक तो मेरा स्टडी गैप जो है वो कवर हो गया। ठीक है, दूसरा जो है मैं लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हूँ, स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल हो गया हूँ। मैं बाहर भी अपना अप्लाई करता तो मेरा स्टडी गैप कवर हो जाता। यानी वो लोग जिन्होंने एमफिल किए 2-3 साल हो गए हैं, और कोई जॉब भी नहीं करे, बाहर अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अपना स्टडी गैप इस तरह जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टडी गैप भी जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन मेन हमारा फोकस जो है वो लेक्चरर है। स्कूल टीचर जॉब्स है, क्योंकि आप लोग जो है वो ज्यादातर स्कूल टीचर जॉब्स करना चाहते हैं। तो मेन तो हमारा वही है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये जरा वेबसाइट ओपन हो जाए। देखें, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है एफपीएससी, इसमें कोई चांस की कोई लिमिट नहीं होती। एफपीएससी में आप जितना मर्जी अप्लाई करें, अनलिमिटेड चांसेस हैं उसमें, चांस का कोई मसले वाली बात नहीं है। चांस की कोई लिमिट नहीं है। पीपीएससी के अंदर हर पोस्ट के 3-3 चांस होते हैं, लेकिन वो एक चांस तब काउंट होता है जब आपके 100 में से 40 से कम नंबर आए। यानी 0 से लेकर 39 मार्क्स आएंगे, तो फिर आपका जो है वो चांस काउंट होगा। अदरवाइज वो आपका चांस काउंट नहीं होता। ठीक है, तो उसमें भी अनलिमिटेड चांसेस होती है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं होती पीपीएससी में भी। ठीक है, तो ये जरा वेबसाइट ओपन हो जाए, तो फिर जो है हम डिस्कस करते हैं। बस मुझे ये 1 मिनट दें। ये वेबसाइट ओपन हो रही है। अच्छा भला वो ओपन था, मैं ऐसे बैक चला गया। अच्छा जी, तो वेबसाइट तो ओपन नहीं हुई, लेकिन ये फाइल मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई थी। तो इस फाइल से मैं आपको जरा समझाता हूँ एमए के एडमिशन्स के हवाले से, और ये किस तरह आपको एलिजिबल करते हैं लेक्चरर के लिए, और कौन सा वाला किस लेक्चरर के लिए आपको एलिजिबल करेगा, और सारा बताता हूँ मैं आपको। तो देखें, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, सिंगल फी के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 नवंबर है। 14 नवंबर के बाद आप डबल फी के साथ 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 14 नवंबर के बाद
आप 21 नवंबर तक जो है डबल फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं? आप एमए इंग्लिश कर सकते हैं, एमए उर्दू कर सकते हैं, एमए इस्लामिक स्टडीज कर सकते हैं, एमए पाकिस्तान स्टडीज कर सकते हैं, एमए हिस्ट्री कर सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, आप एमए अरेबिक कर सकते हैं, एमए पंजाबी कर सकते हैं। लेकिन जो एमएससी मैथमेटिक्स है, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स में बैचलर्स की है। अगर आपकी बैचलर्स जो है वो मैथमेटिक्स में नहीं है तो आप फिर एमएससी मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। एचएनडी में डिग्री की है, एग्रीकल्चर में की है, फूड साइंस में की है, डीवीएम में की है। इवन के मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो एमबीबीएस के बाद एमए करते हैं। मेरे जानने में है जो एमबीबीएस के बाद एमए करते हैं ताकि वो लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस के बाद भी लोग एमए करते हैं। अच्छा, एमए में अप्लाई करने का क्या हिसाब किताब है? अब जिन लोगों की बैचलर्स की डिग्री 2022 में एंड हुई है, जिन लोगों की बैचलर्स की डिग्री 2022 में एंड हुई है, वो अभी जस्ट पार्ट वन के पेपर दे सकते हैं, यानी एमए पार्ट वन के वो पेपर दे सकते हैं। यानी एक साल हो गया ना आपको। जिनको अभी बैचलर्स किए एक साल हुआ है, वो अभी एमए पार्ट वन के पेपर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा। A student who has passed BA, BSc ADP or equivalent examination before 1st July 2022 along with the studies gap of 2 years can appear in composite exam of fresh no candidate। अच्छा, जिनका 2022 में हुआ है ना ये बैचलर्स, 1 जुलाई 2022 से पहले जिसका हुआ है, वो तो एमए पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के पेपर दे सकता है। एमए कंपोजिट कहते हैं कि आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के पेपर इकट्ठे दो। पहले आपके पार्ट टू के पेपर होते हैं, फिर आपके पार्ट वन के पेपर होते हैं। तो जिन लोगों की 30 जून 2022 तक बैचलर्स हो चुकी है, वो तो एमए इकट्ठा कर सकते हैं। यानी आप कहा तो इन्होंने दिसंबर का हुआ लेकिन पेपर फरवरी मार्च में होंगे। कहा तो इन्होंने दिसंबर का हुआ है कि आपके दिसंबर में पेपर होंगे, लेकिन पेपर जो है वो फरवरी मार्च में कहीं जाके होंगे। मार्च में जाके होंगे पेपर। मेरी दफा भी इन्होंने अगस्त लिखा था कि अगस्त में पेपर होंगे। पेपर हुए थे अक्टूबर में। अगस्त से भी 3 महीने लेट हुए थे। तभी इन्होंने दिसंबर का लिखा पेपर्स का, लेकिन पेपर्स होंगे मार्च में। ठीक है, सीएसएस के पेपर्स के बाद ही होंगे। तो एमए कंपोजिट से मुराद है कि आपका 2 साल का जो है वो इकट्ठे पेपर। लेकिन जिनकी 1 जुलाई 2022 के बाद बैचलर हुई, यानी जिनका नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2022 के बाद हुआ है, जिनकी 2022 में बैचलर्स हुई है, वो लोग जो है वो क्या करें, वो अभी पार्ट वन के पेपर दें। वो पार्ट वन के पेपर देंगे। अभी पार्ट वन के पेपर देंगे, अगले साल पार्ट टू के पेपर देंगे। ठीक है। अब पार्ट वन के पेपर पार्ट टू के पेपर देंगे। अप्लाई किस तरह होगा? अप्लाई ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होगा सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। बैंक के अंदर जो है वो आपकी फीस सबमिट होगी। ठीक है, आप एचबीएल बैंक के अंदर आपकी फीस सबमिट होगी। आप चालान के जरिए भी करवा सकते हैं, यहाँ पे वैसे ऑनलाइन का लिखा हुआ है। ठीक है। तो लेकिन बेहतर यही है कि आप बैंक में जाके पैसे जो है वो जमा करवाएं। अच्छा, पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा, फिर वो जो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कंप्लीट, उसका आपने प्रिंट लेना है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने साथ अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अगर तस्वीरें कहीं हुई हैं साथ लगाने के लिए तो तस्वीरें साथ लगा देनी है। मैंने तो अपने साथ तस्वीरें लगाई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था। जब आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है
ठीक है कि कौन कौन सी तस्वीरें, कितनी तस्वीरें लग रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। सॉरी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं साथ, सारा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, सारा कुछ जो है उसके ऊपर मेंशन होता है। तो वो आपने जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे लिखा होगा किसके नाम पे भेजना है। तो यहाँ पे लिखा है जी, हार्ड कॉपी ऑफ अटेस्टेड एडमिशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशंस। ठीक है, MA MSc ब्रांच यूनिवर्सिटी सरगोदा। ठीक है, तो ये आपने भेजना है। तो बेहतर यही है कि 13 तारीख को आप भेज दें। ठीक है, 13 को बैंक खुलेगा 9 बजे। तो ये 1-2 घंटे का काम है सारे का सारा। 13 तारीख को आप भेज देंगे तो 14 को उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एक दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो 13 को अगर आप फीस सबमिट करवाते हैं तो 14 को पहुंच जाती है, यानी कल आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये MA करने से आप किस किस में एलिजिबल होंगे। तो देखते हैं जी, जितने भी MA सबका देखते हैं कि कौन सा MA करने से आप किस किस चीज में एलिजिबल होंगे। चलिए, अगर इस दफा आपने MA करना तो अगली दफा भी आप लोग कर सकते हैं। ये अगली दफा फिर अगले साल एडमिशन ओपन होंगे, लेकिन मद्देनजर रखिएगा इस चीज को। अभी तो ये होगा कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक डिग्री मिल जानी है एक्स्ट्रा, और लेक्चरर की सीट्स आती रहती है, उनमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो MA अरेबिक करने से जो है आप लेक्चरर अरेबिक के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, MA इस्लामियात करने से आप लेक्चरर इस्लामियात के लिए एलिजिबल होंगे। और MA इस्लामियात करने वाला जो होता है वो एजुकेटर आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल होता है। उसके बाद जी, MA इकोनॉमिक्स करने वाला लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होता है, और एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल होता है। MA पाकिस्तान स्टडीज करने वाला लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल होता है, और एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल होता है। MA पॉलिटिकल साइंस करने वाला जो है वो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एलिजिबल है, वो लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के लिए भी एलिजिबल एलिजिबल है, लेक्चरर सिविक्स के लिए भी एलिजिबल है। तो MA पॉलिटिकल साइंस करने वाला जो है वो लेक्चरर सिविक्स के लिए भी एलिजिबल है, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, और लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के लिए भी। यानी सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं ना लेक्चरर बनने के, वो MA पॉलिटिकल साइंस के हैं। क्योंकि MA पॉलिटिकल साइंस वाला जो है वो 3 डिफरेंट फील्ड्स पे 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। उसके बाद MA MA उर्दू वाला लेक्चरर उर्दू के लिए एलिजिबल है, और एजुकेटर आर्ट्स के लिए। पॉलिटिकल साइंस वाला भी एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। पॉलिटिकल साइंस वाला, अच्छा बहुत सी पोस्ट आती है, बहुत सी पोस्ट आती है जिनमें MA पॉलिटिकल साइंस मांगा होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत सी पोस्ट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो MA जो उर्दू वाला है वो लेक्चर उर्दू के लिए एलिजिबल होगा। MA इंग्लिश जो करेगा वो लेक्चर इंग्लिश के लिए, और एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल होगा। MA हिस्ट्री करने वाला जो है वो एलिजिबल होगा लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, और पाकिस्तान स्टडीज में जो करेगा ना MA, वो भी लेक्चरर हिस्ट्री के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, बाकी भी मैं आपको लेक्चरर्स का बताता चलूं। तो लेक्चरर बायोलॉजी में देखे, बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेक्चर बायोलॉजी में। जो एग्रेरियंस है ना, ये अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी एग्रीकल्चर की डिग्री है ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते लेक्चर बायोलॉजी के लिए। हाँ, अगर आपने मेजर इन्वायरमेंटल साइंस रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मेजर माइक्रोबायोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका मेजर माइक्रोबायोलॉजी था, वो लेक्चर बन गई है। उनका मेजर था माइक्रोबायोलॉजी, तो वो एग्रीकल्चर डिग्री रखी थी, बाद में मेजर माइक्रोबायोलॉजी रख लिया, तो वो लेक्चर बन गई। ठीक है, तो ये जो PDF फॉर्म है ये ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा। जो लेक्चर बॉटनी के लिए कौन कौन कर सकता है, लेक्चर बॉटनी के लिए जो है वो बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
लेक्चर जोलॉजी के लिए जोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास जोलॉजी बॉटनी की डिग्री है वो लेक्चरर अपनी फील्ड में भी कर सकता है, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी कर सकता है। केमिस्ट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? केमिस्ट्री वाले, और जो बायोकेमिस्ट्री वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वाले दो में अप्लाई कर सकते हैं, एक लेक्चरर केमिस्ट्री में और एक लेक्चरर बायोलॉजी में। तो लेक्चर केमिस्ट्री में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर ये कंप्यूटर साइंस वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, आईटी की जो डिग्री है, जो टेलीकॉम की डिग्री है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रेरियंस जिनका मेजर है एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, वो लेक्चरर इकोनॉमिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स डिग्री, एग्रीकल्चरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन के लिए जिन्होंने एमए एजुकेशन किया है, जिन्होंने एमएड किया है, या इन सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई किया तो कर सकते हैं। लेक्चरर कॉमर्स के लिए जिन्होंने एमकॉम किया है, ये कॉमर्स में कोई डिग्री ली है, एमबीए किया हुआ है, या बीएससी और बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस नहीं लिखा हुआ, तो लेक्चरर कॉमर्स के लिए एग्रीकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद लेक्चरर जियोलॉजी के लिए इन्वायरमेंटल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मेजर रखा है इन्वायरमेंटल साइंस, वो अप्लाई कर सकते हैं लेक्चर जियोलॉजी के लिए, और जियोलॉजी वाले कर सकते हैं। लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के लिए होम इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर साइकोलॉजी के लिए अप्लाइड क्लिनिकल बिहेवियरल जो साइकोलॉजी वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क में सोशल वर्क, वीमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडीज, रूरल सोशियोलॉजी, तो रूरल सोशियोलॉजी वाले जो ये लेक्चरर सोशल वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आगे आ गया हमारे पास सोशियोलॉजी, तो जिनके पास रूरल सोशियोलॉजी डिग्री है वो लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, रूरल सोशियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले कर सकते हैं, वीमेन स्टडीज वाले कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज वाले कर सकते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज वाले कर सकते हैं। लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंसेज में लाइब्रेरी साइंसेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी वाले भी कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी कर सकते हैं। लेक्चर हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान स्टडीज वाले भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा फीस का बताता चलूं, एमए की फीस के हवाले से। जिन्होंने एमए पार्ट वन करना है ना, जस्ट एमए पार्ट वन करना है, उनकी सिंगल फी है 4,350 रुपए, और इसकी डबल फीस है 8,700। जिन्होंने एमए कंपोजिट करना है, यानी उनकी बैचलर्स को 2 साल हो गए, उन्हें बैचलर्स किए 2 साल हो गए हैं, उनकी जो कंपोजिट की फी है वो है 10,000 रुपये, और डबल फीस है 20,000। यानी अगर आप 14 नवंबर के बाद अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी 20,000 होगी फीस। 14 नवंबर तक आपकी 10,000 है। एमए करने का मैं जस्ट उन्हें कह रहा हूँ जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर है, जिनकी डिग्री एचएनडी है, जिनकी डिग्री फूड साइंस है, जिनकी डिग्री डीवीएम है, जिनकी डिग्री डीपी डीपीटी है, जिनकी डिग्री फार्म डी है। ये वो लोग हैं जो लेक्चरर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो डिग्री है वो प्रोफेशनल है, वो उन्हें लेक्चरर के लिए एलिजिबल नहीं करती। ठीक है, लेक्चरर के लिए आर्ट्स वाली डिग्रीज एलिजिबल होती है, लेक्चरर के लिए जो बेसिक साइंसेज वाली है, जो नेचुरल साइंसेज वाली डिग्रीज है, वो एलिजिबल होती है। अभी मैंने आपको तमाम लेक्चरर्स की डिग्रीज का बताया कि कौन कौन सी डिग्री किस किस के लिए एलिजिबल है। तो एग्रीकल्चर, फूड साइंस, एच एंड टी, डीपीटी, फार्म डी, डीवीएम, ये लोग अगर स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे एमए करें। कहीं नहीं आपने जाना, सिर्फ पेपर देने आपने सेंटर में जाना है। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं पार्ट वन में, 5 सब्जेक्ट्स होती है पार्ट टू में। पेपर्स में भी गैप होता है, सेकंड टाइम पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर्स में गैप होता है, पेपर में दो दो तीन तीन छुट्टियां होती हैं, और पेपर भी कोई इतना टफ नहीं होता। 20 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और
80 नंबर के लॉन्ग होते हैं, लेकिन 4 लॉन्ग करने होते हैं आपने, 20-20 नंबर का एक लॉन्ग होता है। और 2-2 नंबर के 10 शॉट आपने करने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। शॉर्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है। मैंने बगैर पढ़े एमए कर लिया घर बैठे। बस पेपर देने जाता था और दे के आ जाता था। और कोई गंदे मार्क्स भी नहीं लिए, अच्छे मार्क्स लिए, फर्स्ट डिवीजन बन गई घर बैठे बैठे। सिर्फ 10 दिन गया हूँ पेपर देने बस। और अब उसी एमए की बेस के ऊपर मैं एमफिल कर रहा हूँ। ठीक है। और वही एमए की बेस के ऊपर मैं एलिजिबल हूँ लेक्चरर के लिए भी अब, हालांकि मेरी डिग्री भी एग्रीकल्चर थी। तो ये तो मैंने वैसी पॉलिटिकल साइंस वैसी पढ़ी थी। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा है तो मैं भी करके जरा देख लेता हूँ, हिसाब किताब लगाते हैं हमें कितनी पॉलिटिकल साइंस आती है। तो ये तो बस मजाक मजाक में कर लिया। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जोलॉजी वालों को तो जरूरत नहीं है फिर जी, बिल्कुल। जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनको जरूरत नहीं है। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस वालों की भी जरूरत नहीं है। मैं प्रोफेशनल डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें डीवीएम है, जिसमें डीपीटी है, जिसमें फार्म डी है, जिसमें फूड साइंस है, जिसमें एचएनडी है। मैं इन डिग्रीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि इनको अगर इन्होंने टीचिंग में जाना है आगे, तो इनको फिर एमए करना पड़ेगा। सर एचएनडी की डिग्री के हिसाब से कौन सी डिग्री करनी चाहिए इनमें से? देखो, एमए इंग्लिश करने का मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा। एमए उर्दू करने का भी मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर होता ही मुश्किल होता है। अगर अब आप देखो कि आप लेक्चरर कौन सा बनना चाहते हो। मैंने आपको आगे बताया कि इस्लामिक स्टडीज वाला जो है वो लेक्चरर इस्लामियात बनेगा। और आपका लेक्चरर का पेपर भी उसी तरह का आएगा, इस्लामियात के क्वेश्चन होंगे। और इंटरव्यू में भी इस्लामियात का ही आपसे पूछेगा, क्योंकि आपका आप एमए कर क्यों रहे हैं? कि आप पीपीएससी का लेक्चरर का एग्जाम क्लियर करें और लेक्चरर बन जाए इस्लामियात के। तो फिर आप ये देखें कि आप जब लेक्चरर की तैयारी करेंगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगेगा। अब लेक्चर इस्लामियत के लिए आप इस्लामियत को रेडी करोगे, पहले एमसीक्यूज इस्लामियत के रेडी करोगे, फिर इंटरव्यू में आपसे वो पूछेंगे इस्लामियत से रेलिवेंट। इसी तरह पाकिस्तान एमए पाकिस्तान स्टडीज करने का मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि एमए पाकिस्तान स्टडीज करने से बेहतर आप एमए पॉलिटिकल साइंस करें। क्योंकि एमए पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपको जो है ना 3 लेक्चरर के लिए एलिजिबल करता है। जो लेक्चरर सिविक है ना, उसका पेपर आसान है, सिविक्स इजी है। सिविक जो है, जो सिविक सब्जेक्ट है वो इजी है। लेक्चरर सिविक आप इजीली बन सकते हैं। लेक्चर सिविक की सीट्स भी काफी आती हैं, आप इजीली लेक्चर सिविक बन सकते हैं। क्योंकि सिविक जो है ना, ये हमारी ये सोसाइटी के बारे में होता है, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में होता है, जो जो हमारा रहन सहन है। तो सिविक्स का जो पेपर होता है वो इस आसान है। ठीक है। और सिविक्स में कंपटीशन भी नहीं है। तो बहुत से पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो लेक्चरर सिविक्स के लिए एलिजिबल है। कितने मजाक की बात है कि एक बच्चा जिसने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की है, उसे पता ही नहीं है कि मैं लेक्चरर सिविक्स में भी एलिजिबल हूँ। तो सिविक्स डिग्री करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो लेक्चरर सिविक्स में कंपटीशन थोड़ा होता है। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज वाला जो है वो लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज के लिए एलिजिबल है, और लेक्चर हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। हिस्ट्री के अंदर पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज जो है, इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ठीक है। और इसमें इससे रेलिवेंट सवाल, अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल साइंस बेहतर है। पॉलिटिकल साइंस आपको सीएसएस में भी काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस आपको पीएमएस में भी काम आएगा, 200 नंबर की। अगर आप ये पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं ना, तो आप सीएसएस के 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस चुटकियों में पास कर लेंगे। पीएमएस की पॉलिटिकल साइंस चुटकियों में पास कर लेंगे। और मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी का एक सेशन स्टार्ट करूँ।
अगर एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए मेरे पास बच्चे आ जाते हैं तकरीबन 10-15, तकरीबन 15 लोग आ जाते हैं, अगर 15 लोग मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी खुद करवाऊंगा। ठीक है, और हर पेपर की तैयारी मैं करवाऊंगा। और वो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाऊंगा और सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। जब मैं पेपर दे रहा था मुझे तब आइडिया भी नहीं था, अब मैंने पेपर दिए हैं, पास किया, मुझे आइडिया अच्छी तरह हो गया। यानी अब मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो पहले तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न का भी नहीं था पता। एमए अरेबिक जो है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स जो है ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है एमए इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपको कोई एकेडमी वगैरह रखनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। एमए पंजाबी आसान है, आगे लेक्चरर पंजाबी भी आप बन सकते हैं, और पंजाबी में कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, पंजाबी कम लोग पढ़ते हैं, पंजाबी कम लोग रखते हैं। तो एमए पंजाबी देखिए ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप आसानी चाहते हैं ना, एमए पंजाबी भी आपको सीएसएस में काम आएगा। सीएसएस में 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है पंजाबी का। अगर आप पंजाबी लिख सकते हैं, पंजाबी लिख सकते हैं और इंटरव्यू के अंदर पंजाबी के शेर व शायरी सुना सकते हैं, क्योंकि पीपीएससी के इंटरव्यू में आपसे पंजाबी की शेर व शायरी होगी। तो अगर आप पंजाबी की शेर व शायरी को डील कर सकते हैं तो फिर पंजाबी बेस्ट है, क्योंकि पंजाबी में कंपटीशन थोड़ा है। लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में भी कंपटीशन होगा, लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज में भी कंपटीशन होगा, लेकिन लेक्चर पंजाबी में कंपटीशन बहुत थोड़ा होगा। ठीक है, इसमें आप सीट निकाल सकते हैं, और स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो लेक्चर पंजाबी में सीट निकाल सकती है। हाँ, आपको पंजाबी के अंदर शेर व शायरी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब देखें, लेक्चर बायोलॉजी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेक्चर बॉटनी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेक्चर जोलॉजी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है ना वो लेक्चर बायोलॉजी में होता है, फिर लेक्चर बॉटनी जोलॉजी में होता है, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है। क्योंकि बहुत सारी वहां तो जो है वो यही रख के बैठी हुई है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट्स रख के बैठी हुई है। तो जितने ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें कंपटीशन लो होता है, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। अब एमए पंजाबी जो है बहुत थोड़े लोग करते हैं। ठीक है, जब बहुत थोड़े लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जब लेक्चर की सीट्स आती है तो कंपटीशन भी ना होने के बराबर है। जो लेक्चर होम इकोनॉमिक्स की सीट आई थी ना, उसमें पता है कौन सी लड़कियां गई थी जिनके 100 में से 41 नंबर भी आगे थे ना, वो भी सिलेक्ट हो गई थी, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स जो है उसका टेस्ट ही पास सिर्फ चंद लड़कियों ने किया था। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, पंजाबी, पर्शियन, ठीक है, सिविक्स, लाइब्रेरी साइंसेस, अब लाइब्रेरी साइंसेस जो है इधर तो रही है, लेकिन लाइब्रेरी साइंसेज में जो बच्चा 40 नंबर ले लेता है पीपीएससी के टेस्ट में, वो लेक्चरर लाइब्रेरी साइंसेज बन जाता है। कोई कंपटीशन ही नहीं है उसमें। ठीक है, लोग पढ़ते ही बहुत थोड़ा है। अब आप लोग खुद देख लेंगे फोकस किस पे होता है सबसे ज्यादा, साइंस सब्जेक्ट्स पे होता है। तो सारे का सारा जो कंपटीशन है ना वो लेक्चरर बायोलॉजी में है, बॉटनी में है, जोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है। हर बच्चे ने यही सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, हर बच्चा इधर ही जो है ना वो सींग अड़ाड़ अड़ाड़। ये जो पंजाबी हो गया, ठीक है, सिविक्स है, ये कंपटीशन नहीं है इनमें। ठीक है, इनमें लेक्चर में अब आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट किस में बनता है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स ये नहीं पॉलिटिक्स होती। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि पेपर आते हैं किस तरह। जरा रुके, मैं आपको ना पेपर दिखाता हूँ पॉलिटिकल साइंस के। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो पेपर्स का। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ पॉलिटिकल साइंस के, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो पॉलिटिकल साइंस का।
देखिए जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, एक सवाल आया फजीला नूर का सवाल था, सर ये यूनिवर्सिटी एक्टिव नहीं है, मैंने एमए किया था और मेरा रिजल्ट कार्ड अभी तक घर नहीं आया। मैंने खुद 2022 में एमए किया है और मेरा रिजल्ट कार्ड घर आ गया है। मेरा रिजल्ट कार्ड घर आए हुए भी तकरीबन 10 नहीं, तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। मार्च में वैसे रिजल्ट अनाउंस हो गया था और मार्च के अंदर या अप्रैल में, मैंने अक्टूबर में पेपर दिए हैं और मार्च में मेरा एमए हो गया था। मैं मार्च से एलिजिबल हूँ लेक्चरर के लिए। तो 4 महीने का सारा सारा सिस्टम था, क्योंकि मेरी बैचलर्स जो थी 2019 में हुई थी। 2019 में मेरी बैचलर्स हुई थी, तो इसलिए मेरा 2 साल से ज्यादा का गैप था, वो मेरा कवर हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको ना पॉलिटिकल साइंस के पेपर दिखाता हूँ। बड़े मजे का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है ना, वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब इसमें देखो डेफिनेशंस। डेफिनेशंस देखो। डेफिनेशंस नजर आ रहा है आपको? कशफ, कशफ शाहिद, नजर आ रहा है? क्लियरली नजर आ रहा है? जी ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो वन पेपर के मेरे स्टूडेंट्स हो, क्या मैं आपको मुनारकी नहीं बताया मैंने कि मुनारकी क्या होता है? क्या मैंने आपको वन पेपर में मुनारकी नहीं था बताया? जब मैंने वर्ल्ड मैप का लेक्चर करवाया, मैंने वर्ल्ड मैप का आपको लेक्चर करवाया था ना। वर्ल्ड मैप के लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिपब्लिक क्या होता है और मुनारकी क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आपका तो इधर ही मेरे लेक्चर से आ गया सवाल। आपने जस्ट इसमें यही लिखना है कि जी monarchy is that type of state in which head of state is chosen by hierarchical order, या head of state, a person became head of state by bloodline, ठीक है। तो इसमें आपने यही बताना है कि monarchy होती है क्या, कि जिसमें वो उस कंट्री को that state is known as monarchy, या the state in which a head of state is elected, chosen, sorry elected नहीं आएगा, chosen by bloodline और by hierarchy is known as monarchy। तो monarchy कौन सी स्टेट होती है कि जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो बनता है बंदा अपने हिरारकी की वजह से, अपनी विरासत की वजह से, अपनी ब्लड लाइन की वजह से। फिर मैंने आपको पॉपुलर सोवरेनिटी का भी बताया था, जब मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का बताया था कि पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है, कि लोग जो हैं, उस मुल्क के जो लोग हैं, वो अपने मसले मसाइल जो है वो अपने मुल्क को खुद चलाए, ठीक है। यानी वो लोग जो है अपने मुल्क को खुद वो रन करें, ठीक है। बाकी ये दूसरी दूसरी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, छोटी मोटी सी। तो ये आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस की भी कोई क्लास हमारी हुई नहीं। तो वर्ल्ड मैप के अंदर भी ये 2 डेफिनेशंस आ गई। मैंने आपको जो वन पेपर की तैयारी में मैंने आपको पढ़ाया था, ये 2 डेफिनेशंस तो उधर से आ गई, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने तब जो फोकस नहीं किया ना। यानी बहुत से स्टूडेंट जो है, मेरे लेक्चर्स तो आप लोग लेते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर भी कर देते हैं चीजों को। तो जरा जरा वर्ल्ड मैप को ओपन कीजिएगा और मेरा वर्ल्ड मैप वाला ओपन करके तो देखिएगा, मैंने मोनार्की का बताया। हाँ, इस डेफिनेशन के अंदर आप ये भी बता सकते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोनार्की। यानी पहले आप डिफाइन कर दो कि मोनार्की होती क्या है, फिर आप बताओ कि मोनार्की 2 तरह की होती है। एक एब्सलूट मोनार्की होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, और मैंने आपको दोनों का बताया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इसमें आपने 4 करने हैं, 6 में से आपने 4 करने हैं। तो अब राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। रियासत के लाजमी नासिर पर नोट लिखे, ये भी मैंने आपको वर्ल्ड मैप के लेक्चर में करवाया है। कोई बता सकता है कि स्टेट के जो 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, किसी को याद है? मैंने वर्ल्ड मैप के लेक्चर में आपको बताया था कि एक स्टेट वो स्टेट होती है जो सोवरेन होती है, जिसकी एक टेरिटरी होती है, जिसकी पॉपुलेशन होती है, और सोवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, और क्या होता है, बताएं जी। चौथा पॉइंट कौन सा है? टेरिटरी हो गया, सोवरेनिटी हो गया, पॉपुलेशन होगी, चौथा मुझे खुद गवर्नमेंट। चौथा है गवर्नमेंट, और मैंने गवर्नमेंट का बताया था कि गवर्नमेंट से मुराद है कंप्लीट स्टेट स्ट्रक्चर, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये 20 नंबर का आपने अटेंड करना है।
ठीक है। अब 20 नंबर का आपने इसको करना है। वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना, और जो सारी सारी मैंने बातें बताई थी, उन्हीं को ही आपने एक्सप्लेन करके, तो इन चारों पॉइंट्स की 4 हेडिंग्स बननी है। ठीक है। पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे जी स्टेट वो होती है कि जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने आपको पूरा बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन कब सेट हुई थी, और ये आपने पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि 1933 इन Montevideo Convention the definition of state was set by the then जो भी पावर्स थी, पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो आपने पहले बताना है कि जी इंट्रोडक्शन के अंदर कि 1933 के अंदर मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ था। उस मोंटेविडियो कन्वेंशन में स्टेट की एक डेफिनेशन सेट की गई थी, और ये कहा गया था कि स्टेट वो होगी कि जिसके पास ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स होंगे। वो 4 असेंशियल एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन में लिख देने हैं। फिर एक एक एलिमेंट के ऊपर आपने नोट लिख देना है। एक एक एलिमेंट के ऊपर आप लोगों ने एक एक नोट लिख देना है। अब पॉपुलेशन है, तो आप इसके ऊपर 5-6 लाइनें लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन, डिफाइंड पॉपुलेशन से मुराद है कि एक स्टेट के पास एक फिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि उसकी पॉपुलेशन जो है कुछ अरसा उस मुल्क में रह रही हो और कुछ अरसा बाहर चली जाए। यानी स्टेट इस तरह की नहीं होती, स्टेट के अंदर हर टाइप पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तो वो जो मेरा वर्ल्ड मैप वाला लेक्चर है, उसके जो पॉइंट्स है उसको आप एक्सप्लेन करके 4 साइट्स के ऊपर आपने ये जवाब लेके चले जाए, तो आपका, मेरे कितने नंबर आए हैं, कोई मुझे याद हो सही। मैं देखता हूँ जी मेरे इस पेपर में कितने नंबर आए हैं। तो मैंने बगैर पढ़े, ठीक है, ये नहीं कि मैंने कोई किताबें खोली थी और मैं बड़ा पढ़ के गया था, बगैर पढ़े सोया हुआ उठ के मैं चला जाता था पेपर देने। और मुझे पता था कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मर्जी पेपर में आ जाए, जो मर्जी पूछ ले। अच्छा जी, इस पेपर में मेरे आए थे 54। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में इस पेपर में मैंने 54 मार्क्स लिए। मेरे 54 आने की पता है क्या रीजन थी? मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है। मैंने प्रॉपर हेडिंग्स नहीं बनाई। अगर आप मार्कर का इस्तेमाल करें और 1933 को अगर मैं हाईलाइट कर देता, मोंटेविडियो कन्वेंशन को मैं हाईलाइट कर देता, मेरा पेपर नीट एंड क्लीन होता, तो इसमें मैं 80+ ले सकता था। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, डिस्कस द पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव इन डिटेल। अब एग्जेक्टिव यानी वजीर आजम के जो इख्तियारात है, जो एग्जेक्टिव है, जो इंतजामी है, उसके इख्तियार इनडायरेक्टली वजीर आजम ही आ गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ गया, उसके इख्तियारात की बात हो रही है। तो ये अभी हमने नहीं डिस्कस किया। ठीक है। फिर डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैंने आपको इतना तो बताया ही था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री क्या है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था सेमी प्रेसिडेंशियल क्या है, बताया हुआ है मैंने, ये नहीं बताया हुआ? मैंने आपको बताया हुआ, ये नहीं बताया? यानी आपको बेस मैंने बताइए, क्लियर किया आपकी कि प्रेसिडेंशियल क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या है। ठीक है। और पार्लियामेंट्री क्या होते हैं। फिर उसके बाद मेन फंक्शन जुडिशरी, अदलिया के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? अदलिया के मेन फंक्शन क्या होता है? इंसाफ करना होता है। तो जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक्स, तो ये इसमें डिटेल में आ जाएगा। इलेक्शंस क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था, शायद आपके बैच को नहीं बताया, पिछले बैच को बताया था, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि लोग जो है वो डायरेक्ट वोट डाले, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि लोग पहले किसी को वोट डाले और वो बंदा लोगों के बिहाफ पे आगे वोट डाले। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन अडल्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड सफरेज। अब सफरेज कहते हैं वोट डालने को, वोटिंग राइट को कहते हैं सफरेज। अडल्ट सफरेज से मुराद है कि जो भी बंदा 18 साल के, 21 साल, यानी आपकी डेफिनेशन क्या है अडल्ट होने की? कुछ कंट्रीज में 21 साल के लड़के लड़की को अडल्ट कहते हैं, कुछ कंट्रीज में 18 साल के लड़के लड़की को अडल्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान में अडल्ट सफरेज है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जी, डिफरेंस बताना आपने कि अडल्ट और रिस्ट्रिक्टिव सफरेज क्या होती है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। अच्छा, इस पेपर में मैंने मेरा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी स्लो थी, मेरा गंद आ रहा था, मेरा सर्दियां थी, मेरा लिखने को भी दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने सिर्फ 3 सवाल अटेंड किए थे। मैंने ये पेपर ही 80 नंबर का अटेंड किया था, मुझे याद आ गया।
मैंने सिर्फ पहले 3 सवाल अटेम्प्ट किए थे, पहले 3 ही किए थे मैंने। पहले 3 मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिर मेरा लिखने का मूड नहीं था, मेरा दिल कर रहा था मैं फटाफट भाग के जाऊं और मैं कुछ खाऊं। ठीक है, डोमिनोज का तब टेक्स मैक्स पिज्जा मुझे बहुत पसंद था, मैं रोजाना खा रहा था जाके। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो मुझे जो क्रेविंग्स हो रही थी, मैं पेपर छोड़ा उधर ही और मैं सीधा निकल गया। तो अब रिस्ट्रिक्टिव सफरेज क्या होती है कि आप शराइत लगा दो कि इतने साल का बंदा वोट दे सकता है, जो इतना टैक्स पे करता है वो दे सकता है, जिसकी इतनी एजुकेशन है वो वोट डाल सकता है। रिस्ट्रिक्टेड सफरेज से होता है कि आप कंडीशंस लगा देते हैं, सिर्फ एज को नहीं देखते कि वोट डालने के लिए इतनी एज होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। आप आगे कंडीशंस लगा देते हैं। और मेरिट्स और डीमेरिट्स यही है कि फायदे नुकसान। अब अडल्ट सफरेज का जो मेरिट है वो सबसे बड़ा यही है कि आप पूरी आबादी जो है उसको मौका दे रहे हैं। ठीक है, पूरी भी पूरी पॉपुलेशन को चांस दे रहे हैं कि वो अपना मुंतखब नुमाइंदा सिलेक्ट कर सके, अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सके। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट भी यही है कि आप हर चोर और चक्के को बराबरी का मौका दे रहे हैं। यानी एक जज का वोट भी बराबर है, एक चोर का वोट भी बराबर है, एक पढ़े लिखे का और एक अनपढ़ का वोट आप बराबर कर रहे हैं अडल्ट सफरेज में। रिस्ट्रिक्टिव सफरेज में आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जी, वोट वही बंदा डालेगा जिसने एमए किया हुआ है, जिसने बैचलर्स किया हुआ है, और जो इतने पैसे हुकूमत को टैक्स देता है। अगर वो इतना नहीं पढ़ा हुआ तो इतने टैक्स देता हो हुकूमत को। तो आप रिस्ट्रिक्टिव सफरेज में एक 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 सिलेक्ट कर सकते हो कि जी ये वोट बंदे डाल सकते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते। आप रिस्ट्रिक्टेड सफरेज के अंदर ये भी कह सकते हो कि जो चोर चक्के है, जो कातिल है, वो वोट नहीं डाल सकते। रिस्ट्रिक्टेड सफरेज का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो ये है कि आपके जो वोटर होगा वो बड़ा एक छाननी में से होकर आएगा। वो एक प्यूरिफायर में से गुजर के आ जाएगा, एक लाउंडर हो के आएगा। ठीक है। तो लेकिन इसका डीमेरिट जो है वो ये है कि आपकी बहुत सी तादाद जो है, आबादी की तादाद है, वो हिस्सा ही नहीं ले सकेगी। आपकी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है, यानी हर हर अगर आप एजुकेशन का लगाते हो तो हर बंदा तो एजुकेटेड नहीं होता। ठीक है। और डीमेरिट्स का यही होगा फिर, जो भी हुक्मरान होगा वो एक खास तबके के वोट लेने के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड सफरेज के अंदर उसका मेंशन कर देगा, और जो बाकी लोग हैं जो उसके मुखालिफिन है वो निकल जाएंगे। तो इसके डीमेरिट ये भी हो सकता है। अगला जी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये कंपलसरी पेपर है। ये पार्ट 2 का पेपर है। ठीक है, ये पार्ट 1 का पेपर, हाँ ये पार्ट 1 का पेपर है। जी ये पार्ट 1 के पेपर भी डिस्कस हो रहे हैं, ये पार्ट 1 का पेपर है, ये भी पार्ट 1 का पेपर है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। और इस पेपर के अंदर मेरे कितने मार्क्स आए हैं मैं जरा देखता हूँ। इस पेपर में मेरे मार्क्स आए जी 69। अच्छा, इसमें 69 मेरे क्यों आए? क्योंकि इसमें मैं 4 सवाल अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है। अब इसमें मैं आपको मुनारकी फिर आ गया। देखिए, मुनारकी फिर आ गया। ठीक है। कम्युनिज्म मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको कम्युनिज्म बताया? कम्युनिज्म क्या होता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना कम्युनिज्म क्या होता है। देखिए, कम्युनिज्म इसके अंदर आया हुआ है। मैंने आप लोगों को कम्युनिज्म पढ़ाया था, इस पेपर के अंदर आया हुआ है। अभी मैंने आपको और भी चीजें पढ़ानी है। ठीक है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी सोवरेनिटी होती है। ठीक है। अब जो मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है। अब ये जो बाकी चीजें ये अभी हमने डिस्कस नहीं की हुई। मैंने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये डिटेल में करवाया है। पूरा एक 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर। पूरा एक एक लेक्चर हुआ है 1.5 घंटे का कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर। उसके बाद है जी क्रिटिकल एग्जामिन प्लेटोज व्यू ऑन जस्टिस। बहुत आसान है कि प्लेटो क्या जस्टिस के बारे में उसका क्या व्यू था। फिर डिफाइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी। ठीक है। अब पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। फिर होब्स का व्यू क्या था। ठीक है। और फिर ये बताना है कि होब्स व्यू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम लॉकियन वर्जन। यानी आपने जॉन लॉक और होब्स का डिफरेंस बताना है कि होब्स का ये व्यू था और वो लॉक से किस तरह मुख्तलिफ है। इतना मुश्किल नहीं है ये। फिर रोसो की थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। मैकियावेली इज अ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर डिस्कस।
तो मैकियावेली की सारी फिलोसफी इसके अंदर आ जाएगी। बहुत शॉर्ट सी फिलोसफी है, आप लोगों को मैंने पढ़ाई नहीं है। आप हमने अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं है, इसलिए जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बड़ा इजी है। उसके बाद अगला है जी वेस्टर्न मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई अभी तक पढ़ा है? अभी तक नहीं, इनमें से कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें जो है वो आ गया इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, और ये सारी चीजें, ये थेरीज वगैरह। फिर डेमोक्रेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अंदर भी देखे, सबसे पहली डेफिनेशन क्या, मुनार्की की। फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है। ठीक है। फिर राइटेस्ट पार्टी, अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये राइट की कल ये परसों पढ़ाया था मैंने, राइटेस्ट पार्टी का, कि राइटेस्ट पार्टी कौन सी पार्टी होती है। स्टेट क्या होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये देखिए, ये मतलब अभी हमने वन पेपर का पढ़े, अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी नहीं है, लेकिन आपका जो है सेशन, इसके अंदर आपकी ये डेफिनेशंस आ रही हैं। डिफाइन डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट आर द की फैक्टर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या है। तो चीजें ये सारी रिपीट हो रही है, होब्स और रोसो का फिर आ गया। ठीक है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान आ गया, अभी मैंने आपको पाकिस्तान स्टडीज पढ़ानी है। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। पाकिस्तान स्टडीज अभी भी मैंने आपको करवानी है, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा जी, इसके अंदर अभी ये सारे का सारा, ये मैं आपके आप लोगों के साथ जो भी क्लास में है ना, अगर आप में से किसी का में पॉलिटिकल साइंस करने का मूड बना, ये मैं पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। फिर आज ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। ठीक है, अब कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी मैंने सब्जेक्ट रखा था, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, कि मैंने ये भी पेपर दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना होता था कि मैंने इस दिन पेपर देने जाना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना, तो आप इजीली ये तमाम पेपर पास कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बस ये था कि मैंने पेपर देने जाना है, और वो जाके मैं दे आता था। तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये मैंने वाकई दिया हुआ पेपर। हाँ, ये मैंने दिया हुआ है, देखिए मुझे याद भी है, उसमें मेरे नंबर भी 56 है। तो अच्छा, इस पेपर, अब ये पेपर मैंने क्यों इजीली कर लिया, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें वही हैं। क्वेश्चन और क्या होता है, असेंबली के अंदर जो वक्फा सवाल होता है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को अलाउ किया जाता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसे कहते हैं क्वेश्चन और। शेडो कैबिनेट क्या होती है, कि ओपोजिशन जो है वो कहती है जी ये हमारी कैबिनेट है, तो ये हमारी शेडो कैबिनेट है, और हम भी अपनी पॉलिसीज देंगे, बेशक गवर्नमेंट उसको माने या ना माने या ना माने, लेकिन शेडो कैबिनेट जो होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते हैं, कि अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हमारे ये मिनिस्टर्स होते और ये इनकी पॉलिसीज होती, ताकि अवाम को पता चल सके कि ऑपोजिशन जो है वो लाइक है, हुकूमत से ज्यादा लाइक है। फिर गैरी मैंडरिंग क्या होता है, कि अमेरिका का जो सदर है वो अपनी मर्जी से हल्के बदल देता है। ठीक है, अमेरिका में ना जो एक हल्का होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो एक जिले के बराबर होता है। तो अमेरिका का सदर क्या करता है, गैरी मैंडिंग से मुराद है कि अमेरिका का सदर धांधली करता है। वो जिलों की जो हदबंदियां होती हैं वो बदल देता है, और डिस्ट्रिक्ट्स की हदबंदियां बदल के उन इलाकों को अपने कम वोट वाले इलाकों में शामिल कर देता है, जहां पे उसके वोट ज्यादा होते हैं, और वो हल्का जीत जाता है। स्पॉइल सिस्टम ऑफ यूएस जो है वो यही है, कि स्पॉइल सिस्टम के अंदर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, वो तकरीबन 40,000 ऑफिसर्स जो है अपने साथ लेकर आता है, और अपनी मर्जी के जो है वो ऑफिसर्स को लगाता है। ठीक है, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में सुपीरियर सर्विसेज एंड इंफीरियर सर्विसेज है, वहां पे अपनी मर्जी के ऑफिसर्स को लगाता है। ठीक है, आगे कमालिज्म आ गया, तो ये जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा है, उसका है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मोजेदुम। तो मोजेदुम की जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी, वही जो उसकी कम्युनिज्म वाली है। फिर टिल 2021 हो मेरी अमेरिका प्रेसिडेंट है भी बी सक्सेसफुली। तो इसका आंसर है जीरो, कोई भी अमेरिकन, अच्छा हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट कितने इम्पीच हो चुके हैं सक्सेसफुली। इम्पीच होना इज समथिंग डिफरेंट, सजा होना ना होना इज समथिंग डिफरेंट। तो अमेरिका के कितने सदर इम्पीच हो चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ था, अमेरिका का कोई भी सदर अभी तक इम्पीच नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी सदर नहीं इम्पीच हुआ। जो रिचर्ड निक्सन था वो भी इस्तीफा दे गया था। जो बिल क्लिंटन था वो भी हाँ, बिल क्लिंटन जो था
उसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो इक्विटेड हो गया था, वो उसकी जान बख्शी। तो बिल क्लिंटन जो है वो इम्पीच हुआ था। पॉकेट वीटो क्या होती है कि अमेरिका के सदर के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो किसी भी करारदाद को लेके बैठा रहे। ठीक है, किसी भी करारदाद को लेके बैठा रहे, वो बिल को पास ही ना करे, साइन ना करे। और जो है ना वो असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाए, 10-15 दिन तक वो लेके बैठा रहे और उतनी देर में असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाए। कल्चरल रेवोल्यूशन मैंने आपको किस कंट्री का बताया था? मैंने आपको कल्चरल रेवोल्यूशन का बताया था, एक कंट्री में कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, जिसमें वो कम्युनिज्म को दोबारा जो है वो रिपीट करते हैं, उसको थोड़ा सा जिद्दत के साथ लेकर आते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन का मैंने बताया किस कंट्री का बताया था? चाइना का मैंने बताया था। तो जो मेरा चाइना वाला लेक्चर है, उसमें मैंने आपको कल्चरल रेवोल्यूशन का बताया हुआ है। बाय कैमरल वर्सेस यूनी कैमरल, रोजाना लेक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये पार्लियामेंट बाय कैमरल है, ये पार्लियामेंट यूनी कैमरल है, दिखाता हूँ या नहीं दिखाता मैं? तो बाय कैमरल पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होती है जिसके दो हाउसेज होते हैं, और यूनी कैमरल पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होती है जिसका एक हाउस होता है। तो इसमें सिंपल यही लिखना था। यानी आपने एक साइड पे लिखना है बाय कैमरल, एक साइड पे यूनी कैमरल लिखना है, सेंटर में लाइन लगानी है। बाय कैमरल के नीचे लिख देना था कि अ पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ टू हाउसेज, अ पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ वन हाउस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यूनी कैमरल बाय कैमरल। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल आप लिख देना। और आप आपकी मर्जी है, आप पेपर उर्दू में अटेम्प्ट करो या इंग्लिश में करो। ठीक है, तो जिसमें भी करना है फिर सारा उसी में ही करना है। ये नहीं करना कि आधा तितर आधा बटे। और ये उसके बाद डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन टेन्योर पावर्स, ये अमेरिका के आ गया। तो अगर आप में से कोई जो है वो पढ़ता है मुझसे पॉलिटिकल साइंस, तो फिर मैं उसकी सारा कुछ बताऊंगा। और उस टाइम पे मैं वेला बैठा हुआ था, और जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? एनी गैस? एनी गैस ये मैं क्या कर रहा था? पेपर में बैठ के, पेपर मैंने कर लिया था बड़ी देर पहले का। जितना मैं कर सकता था, जितना मेरा मूड था, उतना मैंने कर लिया था। फिर मैं ये क्या कर रहा था? बल्कि पेपर के दौरान मैं कर रहा था ये। एनी गैस क्या मैं कर रहा हूँ? मैं नंबर काउंट कर रहा था। ठीक है, मैं नंबर काउंट कर रहा था। अच्छा, मेरे उसमें इतने नंबर आ गए, उसमें इतने नंबर आ गए, इतने बन गए, उसमें इतने बन गए, उसमें इतने बन गए, इतने बन गए। मैं अपनी तरफ से 500 नंबर बना के बैठा हुआ था, और मेरे 500 से तो बहुत ज्यादा आ गए। यानी 500 से आधे और ज्यादा आ गए। तो मेरे तो बहुत ज्यादा नंबर आ गए, तो मैं अपनी तरफ से जो नंबर बना के बैठा हुआ था, उससे तो कई ज्यादा आ गए। बल्कि मुझे लग रहा है ये नंबर्स के हिसाब नहीं था कर रहा, क्योंकि 270 रुपए का तब आता था वो फजीता सैंडविच। शायद मैं ये हिसाब कर रहा था कि मेरी जेब में इतने पैसे थे और इतने किस तरह रह गए। ठीक है, और इतने होने चाहिए थे, इतने किस तरह रह गए। तो ये शायद मैं बैठ के ना, क्योंकि उस दिन शायद जुम्मा था और मैंने फजीता सैंडविच खाया था। ठीक है, मैं अपने साथ ना कुछ खाने पीने वाला लेके जाता था, और मैं पेपर के अंदर बैठ के कभी कुछ खा रहा होता था, कभी कुछ खा रहा होता था। तो मेरा मुंह चल रहा होता था, निगरान मेरी तरफ देख रहा होता था। तो मुझे लग रहा है कि ये 270 रुपए को देख रहे हो कि 270 बनते नहीं है, मैंने पैसों का हिसाब किया हुआ है। तो मैं ये देख रहा था, ये मेरे पास ना असल में ना कुछ पैसे ज्यादा थे या कम थे, क्या सीन था? तो मैं फारिग बैठा हुआ था, मैं हिसाब कर रहा था कि ये किस तरह हो गया। तो ये 270 रुपए का था, फजीता सैंडविच आता था। ठीक है, ये मुझे याद आ गया, 270 रुपए का फजीता सैंडविच था। तो उसका मैं देख रहा था। तो मैं भी इसी तरह ही आपके साथ ही काम करता हूँ, क्योंकि मैंने वापसी पे कुछ और भी खाना था। तो इसलिए मैं जरा देख रहा था मेरे पास कितने पैसे बच गए हैं। तो कैश मेरे पास कम ही होता है। ठीक है, गरीब इंसान हूँ, तो कैश कम ही होता है, और जिधर कैश देना पड़ जाता है उधर बहुत मसला आ जाता है। अगला जो पेपर है, अगला सब्जेक्ट है जी इंटरनेशनल, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये सोवेरेनिटी आ गया। ठीक है, ये
इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप पढ़ेंगे ना, अभी आपने पढ़ा ही नहीं इसका ना, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं है। तो पाकिस्तान मूवमेंट आ गई। पाकिस्तान मूवमेंट में वही सारी पाकिस्तान स्टडीज है। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज है ये सारी की सारी। और इजी है ये भी। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मैंने अभी आपको एक मुल्क का पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था ओस्लो पीस प्रोसेस का। तो आप बता सकते हैं ओस्लो पीस प्रोसेस किस मुल्क के साथ है? फिर मैंने आपको बताया था फतेह का, कि फतेह क्या चीज है। फिर मैंने आपको यासिर अराफात का बताया था। फिर मैंने आपको शेख यासीन का बताया था। फिर मैंने आपको बशार अल असद का बताया था ना बशार अल असद का, कि बशार अल असद कौन है, या नहीं था बताया? तो 5 डेफिनेशन यानी 10 नंबर का पेपर तो मैंने आपको ये अभी करवाया, ये 2 हफ्ते पहले। ठीक है, 10 नंबर का, और बिल्कुल सीधा जो मैंने आपको क्लास में बताया वही आपने लिख कर आना है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा। जो मैंने अभी आपको वन पेपर में पीपीएससी की तैयारी में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। ओस्लो पीस प्रोसेस क्या है? कि जो पीएलएफ थी, पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट, उसकी जो इसराइल के साथ डायलॉग हुआ ओस्लो के अंदर 1992 के अंदर, 93 के अंदर, ओस्लो वन, ओस्लो टू, और वो है ओस्लो पीस प्रोसेस। ठीक है। फतेह क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है पैलेस्टाइन की, जिसका पहले यासिर अरफात था, अब महमूद अब्बास है। यासिर अरफात कौन था? इसका ये पहले पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट का लीडर था। बाद में इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी फतेह बना ली। फिर ये पहला सदर बना पैलेस्टाइन का। इसे इसराइल ने मार दिया। शेख यासीन कौन था? इसने हमास को कायम किया। ठीक है, हमास का फाउंडर है शेख अहमद यासीन। तो शेख अहमद यासीन का भी आप बता सकते हैं कि हमास का फाउंडर था। फिर उसके बाद बशार अल असद का मैंने आपको बताया था सीरिया का प्रेसिडेंट है। इसका यही बताना है बशार अल असद प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया सिंस 2000। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रेलिवेंट अभी हमारी बात नहीं थी क्लास में। उसके बाद जी, डू यू थिंक मुस्लिम कंट्रीज प्लेड देयर रोल इन रीसेंट इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कमेंट? अब इसके अंदर आपने कहानी लिखनी है 4-5 साइड्स की। तो आपको कहानी आती है कि भाई कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, फिर उसको जस्टिफाई कर दो कि सऊदीया ये कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। क्रिटिकली एनालाइज ईरानियन रेवोल्यूशन इट्स इम्पैक्ट्स ऑफ मुस्लिम उम्मा। अरब इसराइल वार्स। अब मैंने क्या आपको अरब इसराइल वार्स नहीं बताई? मैंने आपको 1948 की बताई, मैंने आपको 67 की बताई, 1973 की बताई, तीनों मैंने अरब इसराइल वार आपको बताई। अब जो मैंने आपको पैलेस्टाइन वाले लेक्चर में बताया, वही आपने कहानी इधर लिख देनी है। और छोटी छोटी वो 4 साइड्स होती हैं, उनको आपने कराना है। ठीक है, बिल्कुल छोटी शीट होती है चार, मैं भी 4-4 5-5 साइड्स की आंसर लिख कर आता रहा हूँ। इसलिए मेरे नंबर 60 की लाइन में है। जिन्होंने 8-8 साइड्स के आंसर, क्योंकि मेरा ना, मैं 3 साल के बाद लिख रहा था कोई चीज। मैं 3 साल के बाद कोई पेपर जो था वो कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था। तो मेरा लिखने को दिल नहीं था करता, यानी मैं रो रो के लिख रहा था। और इसलिए मैं अपने साथ खाने पीने वाली चीजें लेकर आता था। मैं खुद को लालच देता था कि अगर मैं ये सवाल अटेम्प्ट करूंगा तो मैं ये चॉकलेट खाऊंगा, मैं ये सवाल अटेम्प्ट करूंगा जूस पीऊंगा। तो मैं अपने आप को लालच देता था कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा। तो अक्सर औकात यही होता था, फिर सैंडविच के साथ जूस भी पीना पड़ जाता था, तो फिर एक सवाल रह भी जाता था। उसके बाद जी, कश्मीर और पैलेस्टाइन को करना है। ठीक है, और डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम मिडिल ईस्ट रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस? अब इसराइल को एक्सेप्ट करने का यही बताना है जी, अगर सारी अरब कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगी, तो फिर जो है वो पैलेस्टाइन का क्या बनेगा? तो आखिरी पेपर जो मैंने इलेक्टिव रखा था वो था फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर अब शिमला एग्रीमेंट आ गया। शिमला एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट था? जो 1971 की जंग के बाद जुल्फकार भुट्टो ने किया था इंदिरा गांधी के साथ 1972 में। ठीक है। सार का मैंने आपको बताया, तो आपने यही बताना कि सार जो है साउथ एशियन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है, ये ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, आप इजीली 1 महीने में क्लियर कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आप ये, क्योंकि सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। आप ये पेपर्स देखेंगे ना,
चीजें रिपीट हो रही हैं। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, उनमें भी चीजें रिपीट होंगी। तो आप गूगल के ऊपर जब वो पास पेपर देख लें तो वही कर लें, वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो रिपीट होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें रिपीट होती हैं। उसके बाद जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, ये पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, वो रटा मार लें। Elaborate the development of Pakistan US alliance system before 1971 debacle। तो 1971 से पहले पाकिस्तान और यूएस का जो अलायंस था। अब बैच नंबर 23 को तो नहीं पता, लेकिन बैच नंबर 20 और 19 को तो मैंने पाक यूएस रिलेशनशिप पढ़ाया हुआ है। हाईलाइट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पाक चाइना रिलेशनशिप। तो पाक चाइना रिलेशनशिप, ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी में आ गया। तो ये इस तरह के पेपर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब आपको ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ो, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, एक आइडिया दिया मैंने आपको। आपने एमए इस्लामियत करना है तो आप एमए इस्लामियत कर लें। आपको किसी भी चीज में मतलब एमए करना है आपको, एमए पंजाबी। एमए पंजाबी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप पंजाबी लिख सकते हैं और पंजाबी की शेर व शायरी याद कर सकते हैं, पंजाबी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और लेक्चरर आप इजीली बन सकते हैं। पंजाबी में कंपटीशन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो लेक्चरर पंजाबी बहुत इजीली आप लोग बन सकते हैं, उसमें कंपटीशन नहीं है, नहीं है कंपटीशन। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की निस्बत पंजाबी में मुकाबला कम है। ठीक है, पंजाबी में कंपटीशन जो है बहुत कम है और पंजाबी ज्यादा आसान है। पॉलिटिकल साइंस में तो ये सारी पॉलिटिक्स आ गई है ना। पंजाबी इजी है, कदरे आसान है। इस्लामियात भी एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस आसान है। इस्लामियात भी एज कंपेयर टू पाकिस्तान स्टडीज या हिस्ट्री आसान है। ठीक है, तो इस्लामियात भी जो है वो इजी है, इजी है इस्लामियात। ठीक है, इस्लामियात इजी है, पंजाबी इजी है। और ये फिर आपने ये बात याद रखनी है कि इस्लामियत करके फिर लेक्चर इस्लामियत की टेस्ट होगा। तो अगर आप इस्लामियत कर सकते हैं तो इस्लामियत का कर लें, इजी है, लेक्चर इस्लामियत आप बन जाएंगे। अगर पंजाबी कर सकते हैं तो पंजाबी कर लें, इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम यही है कि आप सिलेबस देखें, ठीक है, और फिर डिसाइड करें कि कौन सा करना है। तो अगर, अच्छा एक और चीज, लेक्चरर के अंदर तो आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट पेपर आएगा। अब जब इन्हीं डिग्रीज की, यानी आप एमए इस्लामियत कर लेते हो या एमए पंजाबी कर लेते हो, तो आप जो है वो एलिजिबल हो गए इसमें एजुकेटर आर्ट्स में। अच्छा, पंजाबी वाला एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल नहीं है, इस्लामियत वाला एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल है। तो एजुकेटर आर्ट्स में जब आप एलिजिबल होगे तो उसका जो पेपर होगा वो तो 100% जीके में से आएगा। ठीक है, तो उसके पेपर में, उसके इंटरव्यू में आपको अकेली इस्लामियात नहीं होगी, वो फिर जीके ही होगा। तो लेक्चर के पेपर में जो इस्लामियात की वो आपसे पूछ सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। इस्लामियात में भी कंपटीशन कम है, साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर लड़की हर लड़का तो साइंस पढ़ रहा है। ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं इसमें कंपटीशन बहुत थोड़ा होता है। आर्ट्स करता कौन है? जितने भी लाइक बच्चे होते हैं वो सारे के सारे साइंस में चले जाते हैं। और जितने भी वो बच्चे होते हैं जो थोड़े मीडियोकर होते हैं वो आर्ट्स में रह जाते हैं। तो आर्ट्स में कंपटीशन क्यों थोड़ा होता है? क्योंकि लाइक बच्चे ही नहीं आते हैं। ठीक है, लाइक मेरी एमफिल की क्लास में जो एमए पॉलिटिकल साइंस की जीसीयू की टॉपर थी, वो केमिस्ट्री से आई हैं। क्यों आई हैं? केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर मेरे एक और क्लास फेलो हैं, उन्होंने, मैंने पूछा था, वो कह रही थी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ज्यादा बेहतर लगा। तो देखे, वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, वो केमिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस में आई, तो उन्होंने गोल्ड मेडल विन कर लिया। यानी एक लड़की जिसने बीएस केमिस्ट्री किया, वो पॉलिटिकल साइंस में आई, उसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, उसने जीसीयू लाहौर में गोल्ड मेडल विन कर लिया। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल है। जब आप एक मुश्किल सब्जेक्ट से एक आसान सब्जेक्ट रखते हैं तो आप उस आसान सब्जेक्ट को अच्छी तरह अचीव कर लेते हैं। इसी तरह मेरी क्लास में और लोग हैं जो जोलॉजी से आए हैं, जो पहले जोलॉजी पढ़ते थे, वो जोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस में अब आ गए हैं। उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था, तो फिर वो आ गए हैं जी एमफिल पॉलिटिकल साइंस में। तो उनको जोलॉजी की निस्बत पॉलिटिकल साइंस आसान लगता है, क्योंकि जोलॉजी मुश्किल है। तो जो आप अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं साइंस के, वो मुश्किल है।
इसी तरह ही जब आप आसान सब्जेक्ट्स में आते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के, जहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है और जहाँ पे पेरेंट्स की जुबान पे साइंस साइंस ही होता है कि बस साइंस में ही करो, साइंस में। पंजाब की एक वो बनी हुई है ना कि बच्चे को साइंस साइंस ही पढ़ानी है और तो कोई आर्ट्स का पढ़ानी है। तो आपके सामने ही है, अगर मैं गलत हूँ तो बता दें कि आर्ट्स और साइंस में जो फर्क है। तो अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट कोई रख लेते हैं, पंजाबी कर लेते हैं, इस्लामियत कर लेते हैं, तो कंपटीशन बहुत थोड़ा होगा। मेरा एक स्टूडेंट है, वो लेक्चरर इस्लामियत बना है, वो वैसे भी है भी हाफिज है, तो उसको आयतें वगैरह भी आती होंगी। ठीक है, अब यकीनन आती होंगी, हाफिज कुरान है, पूरा कुरान पाक उसे आता है। तो आसानी हो जाती है। कोई सवाल है तो पूछ ले। अच्छा, अगर आप एमए ना भी करना चाहें तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा था जिनको टीचर बनना है लेकिन उनकी डिग्री उन्हें अलाउ नहीं कर रही, यानी जिनका दिल करता है कि हम भी लेक्चरर बने पीपीएससी के, लेकिन मसला ये है कि उनकी डिग्री प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल डिग्री टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सर दूसरी डिग्रीज जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बीबीए वाले एलिजिबल हैं एमए के लिए। देखिए, हर बच्चा कर सकता है एमए, एमबीबीएस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं, डीवीएम वाले भी कर सकते हैं, सारी डिग्रीज कर सकती हैं। एमए हर बच्चा कर सकता है, एमए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेशक आपने एमबीबीएस की है ना, मेरे मेरे एक जानने वाला लड़का है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने एमए किया था कि चलो मैं इधर अड़ जाऊंगा क्योंकि एमबीबीएस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो वो कह रहा था चलो मैं इधर ही कहीं अड़ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में कंपटीशन थोड़ा होता है, तो इसलिए लोग अड़ उड़ जाते हैं। ठीक है, आर्ट्स की कोई एक आध डिग्री करके उसमें फिट आ जाते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरा जो डिग्री कॉलेज था, मैं डिग्री कॉलेज से एफएससी की थी। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे उर्दू के, मेरे जो टीचर थे उर्दू के, मिर्जा साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, बहुत अच्छे टीचर, उर्दू के बहुत अच्छे टीचर। म- मिर्जा रफीक साहब जो थे, वो बेसिकली उन्होंने पहले किया था लॉ, एलएलबी, फिर उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और फिर उन्होंने एमए उर्दू कर लिया। और वो सारी उम्र जॉब क्या करते रहे? लेक्चरर उर्दू, लेक्चरर उर्दू। ठीक है, तो लेक्चरर उन्होंने जो एमए उर्दू किया था उसका उन्हें फायदा हो गया। उर्दू में कंपटीशन थोड़ा होता है। अगर आप में से भी कोई उर्दू ट्राई करना चाहता है तो कर ले। कितने लोग हैं जो उर्दू की डिग्री करते हैं? एमए इंग्लिश तो हर बच्चा करके घूम रहा है, एमए इंग्लिश में भी बड़ा कंपटीशन है। जो बच्चे साइंस में नहीं जाते उनकी आर्ट्स में पहली प्रेफरेंस इंग्लिश में होती है, फिर भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा है ना, हर यूनिवर्सिटी बीएस इंग्लिश करवाती है, हर यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उर्दू में भी बहुत थोड़ी है वहां पर, उर्दू में भी कंपटीशन बहुत थोड़ा है। तो आप वो देखें कि जिसमें कंपटीशन थोड़ा है। ठीक है, अगर आप कल को तो आपने लेक्चरर बनने के लिए सारी तगोदोग हो रही है ना, तो आप ये भी देखेंगे कंपटीशन किस में थोड़ा है और आप किसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आर्ट्स का कोई रख लें, उर्दू रख लें, इस्लामियात रख लें, पंजाबी रख लें, इनमें से कोई रख लें। अरेबिक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्यादा। आईआर तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, आईआर का कोई फायदा नहीं है। आईआर में एमए करने का कोई फायदा नहीं है, इसको रहने दें। इकोनॉमिक्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई और सवाल है किसी का तो काइंडली पूछ लें। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें। आई होप कि अभी हमने जो सेशन रखा है इसका आप लोगों को फायदा हुआ होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी माइंड में आपके। अच्छा, पीपीएससी लेक्चरर के लिए जो है वो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, बीएड नहीं चाहिए। तो आप एमए इस्लामिया भी कर सकते हैं, आप एमए उर्दू भी कर सकते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगती है, पॉलिटिकल साइंस की अगर आप फीस जमा नहीं ना करवाई, पॉलिटिकल साइंस की फीस जमा, सिब्रा मलिक सलीम।
अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं करना चाहती आप, और कोई और करना चाहती है तो वो कर लो। इस्लामियात में करना है मैं तो वो कर लो, या इस्लामियात करना है, उर्दू करना है तो वो कर लो। अगर उर्दू अच्छी है, अगर इस्लामिक स्टडीज में है कुछ, तो वो कर लो। अगर पॉलिटिकल साइंस में दिल नहीं मान रहा तो। होम इकोनॉमिक्स में भी आपने डिग्री करनी है? होम इकोनॉमिक्स में प्राइवेट डिग्री नहीं होती। होम इकोनॉमिक्स में प्राइवेट डिग्री नहीं होती, वो रेगुलर ही होती है। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, होम इकोनॉमिक्स नहीं लिखा हुआ। होम इकोनॉमिक्स जो है ना, वो तो मैंने आपको तब बता रहा था कि किस लेक्चर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो तो मैं एलिजिबिलिटी का बता रहा था। ठीक है, वो मैं एलिजिबिलिटी का बता रहा था, वो सेपरेट चीज है। अच्छा, एमए इंग्लिश की डिग्री कैसे मुश्किल है, मैं बताता हूँ। एमए इंग्लिश की डिग्री, एमए इंग्लिश के अंदर लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट ना रखिएगा। जो लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है ना, उसमें बहुत थोड़े बच्चे पास होते हैं। एमए इंग्लिश के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जिस तरह लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं। तो एमए इंग्लिश के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फेल करवा देते हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक्स है। मुझे याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एमए इंग्लिश का पेपर था लिंग्विस्टिक्स का, तो शेखुपुरा, पूरे शेखुपुरा जिले में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स पास थे। पूरे शेखुपुरा जिले में जस्ट 2 स्टूडेंट्स पास थे। तो आप देख लो कि एमए इंग्लिश में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, सिलेबस देख लो एमए इंग्लिश का। अगर समझ में आ रहा है तो एमए इंग्लिश कर लो। ठीक है। ये जो ये वाला एमए है ना, इसमें लर्निंग तो आपकी कोई नहीं है, इसमें आपकी सेल्फ स्टडी है। जितना आपने खुद पढ़ना है वही है। ठीक है। तो ये आपकी अपनी लर्निंग होगी, कि आप खुद कितना जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी है। ये जो एमए है, ये बेसिकली सेल्फ स्टडी है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लें। अच्छा, ये ना, जिन लोगों ने पहली दफा अप्लाई करना है ना, उनकी 10,000 फीस नहीं, उनकी 14,000 है। क्योंकि 4,000 रजिस्ट्रेशन फीस भी है। ये जिन्होंने, सॉरी, कंपोजिट जिन्होंने देना है ना, उनके 14,000 लगेगा, कंपोजिट वालों का 14 लगेगा। 14,000, 14,030 रुपए। 2 मास्टर साथ कर सकते हैं। 2 मास्टर साथ तो कर सकते हैं, लेकिन मसला आ जाएगा पेपर्स का। पेपर्स, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों के पेपर होंगे, तो किसका पेपर दोगे आप? एक ही टाइम पे 2 पेपर होंगे ना, तो किस किस का पेपर दोगे आप? मसला आ जाएगा। हाँ, 2 मास्टर्स हो सकते हैं कि आप डेट शीट देखो, पिछले साल की डेट शीट देखो, और डेट शीट शायद मेरे पास हो, तो आप देख लो कि किस किस सब्जेक्ट का किस किस दिन होता है। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जब मैं खुद भी एमए कर रहा था, एमए के पेपर दे रहा था, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैं ये भी एमए कर सकता था, ये भी कर सकता, देखो इनके पेपर जो हैं वो दूसरे दिनों में हो रहे हैं। तो गैप होता है पेपर्स में। तो हो सकता है, लेकिन आपको पहले डेट शीट देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस किस में पेपर दे सकते हो, ताकि आपका क्लैश ना आए। आपका क्लैश ना आए, तो क्लैश देखने के लिए आपको डेट शीट देखनी पड़ेगी। नहीं, प्राइवेट कैंडिडेट का कोई रूल नहीं है। प्राइवेट कैंडिडेट आजाद है।
प्राइवेट का कोई मसला नहीं है, प्राइवेट एक साथ 3 एमए कर ले, प्राइवेट कैंडिडेट की कोई मुश्किल नहीं। जो रेगुलर होते हैं ना, जो रेगुलर डिग्री होती है, उसका मसला आता है कि आप मॉर्निंग के अंदर 2 मॉर्निंग के अंदर रेगुलर डिग्रीज इकट्ठी नहीं कर सकते। आपने अगर रेगुलर डिग्री 2 करनी है तो एक मॉर्निंग में करो, एक इवनिंग में करो, और सेम सिटी में हो। ठीक है। तो रेगुलर डिग्रीज के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं एचईसी की, प्राइवेट की कोई मसला नहीं है। प्राइवेट बेशक 10 एमए एक साथ कर लो, प्राइवेट का कोई इशू नहीं है। प्राइवेट के ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता, प्राइवेट का कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो प्राइवेट वाला कोई मसला नहीं है। कोई और बात, कोई और सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं अभी सेशन को एंड कर दूं, फिर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का गाइड गाइड करता हूँ।